ये है आपका अपना चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल। इस चैनल पर आपको कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विभिन्न विषयों के प्रश्नों के उत्तर, वन लाइनर और भी अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है जो आप पूर्व से देखते आए हैं। आप चैनल पर विजिट करें और कक्षा 6वीं से 10वीं तक की पाठ्य सामग्री यहाँ पर देखें। अभी हम पूर्व में देख चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 1 से 5 तक के वन लाइनर जो वाक्य हैं। यह वाक्य शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि परीक्षा में यदि आपको उत्तीर्ण होना है तो वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन वन लाइनर प्रश्नों को अवश्य देखें। आप चैनल पर विजिट करें और भाग 1 से जो अभी तक भाग 5 तक वन लाइनर वाक्य पब्लिश किए जा चुके हैं उन्हें देखें। उसके पश्चात इस भाग को आप देखें, क्योंकि यदि आप क्रमशः सभी भाग देखते हैं तो सभी पाठ्य सामग्री आपको अच्छे समझ में आती है। शिक्षक यदि चाहें तो इन वीडियोज़ को अपने छात्रों में शेयर कर सकते हैं और उन्हें परीक्षा की अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कक्षा 10वीं पाठ 6 विज्ञान नियंत्रण एवं समन्वय जो पाठ है उसके वन लाइनर वाक्य। प्रारंभ करते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ग्रंथि क्या होती हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं? तो हम देखते हैं ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन्स रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। ग्रंथियों के जो उदाहरण हैं वह हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी या अंडाशय, टेस्टिस या विसरण ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, इसका अन्य नाम कंपाउंड ग्लैंड है। ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों ही प्रकार की होती हैं। इस ग्रंथि के कुछ उदाहरण हैं अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। इनके भी हम लक्षण देखते हैं। इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती हैं। इनसे बनने वाला पदार्थ या तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। इनसे निकलने वाले एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। और ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं यकृत, आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद या पसीने वाली ग्रंथि। अग्नाशय, यह शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 98% भाग बाह्यस्रावी होता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक हैं। नियंत्रण और समन्वय के लिए जो उत्तरदायी ऊतक हैं वह तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक होते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। यहाँ पर कुछ ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं, जैसे आंतरिकर्ण, नाक और जिह्वा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। निम्नलिखित पादप हार्मोन हैं। जो निम्नलिखित हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं पादप हार्मोन हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन सा है या कौन से हैं? तो आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा या पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करते हैं। मनुष्य मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो सोचने वाला भाग जो होता है मस्तिष्क में वह अग्र मस्तिष्क होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक सुनें, याद करें, क्योंकि जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं रिक्त स्थान में या बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य, सही जोड़ियाँ उनमें काम आते हैं। इन्हीं वाक्यों से इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। यह वाक्य जो है रिक्त स्थान में अधिकतर पूछा जाता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। यह भी रिक्त स्थान वाला वाक्य है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिस से होता है। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति होता है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सोलिक अम्ल के कारण गिरती हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। और अगला वाक्य है पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि रसायनानुवर्तन के कारण होता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं इन्हें हम देखते हैं। विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता
या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। तो हार्मोन्स जो शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे स्रावित होते हैं। अगला है मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों एवं समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, मस्तिष्क कहलाता है। कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करते हैं, सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। अगला भाग है प्रत्यावर्ती प्रक्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व शीघ्र होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ अंधकार की ओर गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। तो जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण जो गति होती है वह जलानुवर्तन गति कहलाती है। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक अम्ल और वृद्धिरोधक, यह पादप हार्मोन है। अब ऑक्सिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सिन का कार्य होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों का नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। जिब्रेलिन के शोध अंकुरण में सहायक बने पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना है, जिब्रेलिन के कार्य हैं। साइटोकाइनिन का कार्य प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना होता है। तीसरा है ABA या वृद्धिरोधक। वृद्धिरोधक पत्ती के एवं फूलों के खुलने व बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना, यह इसके कार्य होते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किसके द्वारा जाते हैं? तो उत्तर होगा रसायन द्वारा। ये रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब जामुन को देखकर मुँह में पानी आने लगा, किस क्रिया के कारण? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। गुलाब जामुन को देखकर मुँह में पानी आने लगता है तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग आते हैं? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। प्रश्न 5वां है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कपाल तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनका नाम मेरु तंत्रिकाएं होता है। अगला प्रश्न है, वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं लाराना, बमन और रक्तदाब। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। उद्दीपन क्रिया का उदाहरण पौधों में, जैसे छुई मुई के पौधों की गति। छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते ही छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो यह उद्दीपन क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है? उत्तर होगा पिरोही के अग्रभाग या टिप पर। अगला प्रश्न, तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। पादप वृद्धि संदमन, यह एब्सिलिक अम्ल के कारण होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। प्रश्न 15वां है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन। फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है? अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है? तो यह ग्वाइटर या घेंगा रोग का लक्षण है। घेंगा रोग का कारण क्या है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, जब आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपके शरीर में कोई परिवर्तन महसूस हुआ होगा। यह परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो यह जो परिवर्तन होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। जब आप या आपकी सहेली की आयु 12 से 14 वर्ष रही होगी तब शरीर में अनेक परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होते हैं? तो यहाँ पर जो हार्मोन होगा वह एस्ट्रोजन के कारण यह परिवर्तन होते हैं। प्रश्न 20वां है, आपके दादाजी को कम शर्करा की सलाह डॉक्टर ने दी है। दादाजी किस रोग से पीड़ित हैं? तो दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। मधुमेह के रोगी को किस हार्मोन को लेने की सलाह दी जाती है? मधुमेह के रोगी को इंसुलिन हार्मोन लेने की सलाह दी जाती है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो यह अग्नाशय
में होता है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य या नर के किस अंग से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के किस अंग से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। अर्थात टेस्टोस्टेरोन यह नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन यह मादा हार्मोन का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने देखा जो पाठ 6 है, पाठ 6 के जो सरलतम उत्तर हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें हमने यहाँ पर देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित वन लाइनर प्रश्न, छोटे प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो MCQ हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, रिक्त स्थान हैं, सत्य असत्य हैं, सही जोड़ियाँ, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इनसे संबंधित वाक्यांश या वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे। जिस प्रकार से हमने इस अध्याय के देखे हैं उसी प्रकार से पाठ 1 से 5 तक के भी वन लाइनर पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य कर लें। तो पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय के वन लाइनर यहाँ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले पार्ट के वन लाइनर पब्लिश किए जाएंगे तो वह नोटिफिकेशन के रूप में भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी आप हस्तलिखित नोट्स या अन्य सामग्री देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।